नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। ये है नई सोच। उत्तर प्रदेश में लगातार जो मसला है कांवड़ यात्रा को लेकर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल मुजफ्फरनगर पुलिस ने, प्रशासन ने वो आदेश लागू किया था जो विवादित आदेश है, यानी कि ठेलों पर, दुकानों पर और किसी भी अन्य चीज़ पर अपने मालिक का नाम लिखना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ आज ये खबर आई कि अब ये पूरा उत्तर प्रदेश में लागू होगा और साथ ही साथ उत्तराखंड भी इसी फॉर्मूले पर जाने के लिए तैयार लगता नज़र आता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि अब ये पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया जाएगा और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी। इसी को लेकर आज हम करेंगे फिर से एक बार चर्चा। कल हमने की थी विस्तार रूप से, लेकिन आज एक बार दोबारा से, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आखिर देश में इसको लेकर मैसेज क्या देना चाहते हैं। क्या कांवड़ यात्रा ऐसा नहीं है कि आज शुरू हुई थी, ये पहले भी शुरू हुई थी और काफ़ी समय पहले से ये चलती आ रही है। लेकिन ऐसे समय में ऐसे आदेश देना जो कि समाज में एक तरीके से नफ़रत फैलाएं, उनको लेकर ये बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। इसको लेकर लगातार चर्चा भी होनी चाहिए और इसी सिलसिले में मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग, ये जो अब आदेश है जिस पर हमने कल चर्चा की, अभी पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है और साथ ही साथ अब जो उत्तराखंड की सरकार है वो भी इस पर फैसला सुनाएगी और वो भी अपना, हो सकता है, इसको लागू कर दे। लेकिन निश्चित रूप से पहले तो आप समझिए कि ऐसे आदेश लगातार पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो सरकार है उसने जारी किया, उसके बाद जो उत्तराखंड की सरकार है उसने पूरे उत्तराखंड के लिए नहीं, महज हरिद्वार में ये आदेश लागू है। तो ये आदेश लागू करना ना करना क्या आदेश लागू करना है और क्या नहीं, ये उस प्रदेश को जो चलाने वाली सरकार है उसका निर्णय है। निर्णय की आलोचना पहले भी होती थी और आज भी होती रहेगी, परंतु सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस प्रकार कहीं ना कहीं उसमें ये स्पष्ट बिल्कुल लिखा हुआ है कि ये मतलब सभी जाति और सभी धर्मों के व्यक्ति जो कांवड़ यात्रा के रूट पर जो भी सामान बेचते हैं, किसी का ढाबा है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी की फल की दुकान है, कोई रेहड़ी पटरी लगाता है, तो सबको अपने नाम की जो नेम प्लेट है वो लगानी पड़ेगी, ताकि जो वहाँ से कांवड़िए निकल रहे हैं, जो कांवड़ यात्रा लेकर आ रहे हैं, तो वो अपनी मुने पहचान रहे, वो सुनिश्चित हो जाए कि वो किस दुकान से अपना सामान खरीदे, फिर वो किस ढाबे से, किस रेस्टोरेंट से अपना खाना खाए। लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि मुजफ्फरनगर से ये विवाद शुरू हुआ, क्योंकि मुजफ्फरनगर पहले भी एक दंगों की चपेट में आ चुका था, तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर का वो भाईचारा जो 2013 में टूट चुका था, शायद उस भाईचारे के जो घाव थे वो 24 के चुनाव में आकर वापस भर चुके थे, परंतु कहीं ना कहीं फिर मुजफ्फरनगर और अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस चीज़ को लागू कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पार्टी अपना आदेश लागू करती है तो कहीं ना कहीं उसमें एक विचारधारा होती है। आप इस चीज़ को मानिए या ना मानिए कि उत्तर प्रदेश की हार जो भाजपा के अंदर कम सीटें आना, क्योंकि भाजपा का तो ये था कि हम तो 50 से तो, लेकिन अनुराग, क्या इसका फॉर्मूला ये होगा कि आप समाज में एक तरीके से नफरत के आदेश दें, एक तरीके से उनको आप ये दिखाएं कि आपको अपना नाम बताना होगा, ताकि जो भी आपसे सामान खरीदे कांवड़ यात्रा के रास्ते में जो भी आता है तो उससे आप सामान खरीदें और एक तरीके से एक तबके को आप नेगलेक्ट कर दें। देखिए, इसमें क्या आप ये बता सकते हैं कि किसी पेड़ का क्या धर्म होगा? क्या कोई चीज़ किसी धर्म की हो सकती है क्या? देखिए, सबसे पहली बात मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि ये जो चीज़ें हुई हैं वो कानून के अनुरूप हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई चीज़ गलत है, सरकार का फैसला आपको गलत है, आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप अपनी PIL लेकर जा सकते हैं, परंतु आप सरकार के खिलाफ जाइए, किसी भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में मूव कीजिए, परंतु बात वहीं आकर अटक जाती है कि वो किस पार्टी की सरकार सत्ता में है। तो सत्ता में जिस पार्टी की सरकार है उसने अपनी विचारधारा के अनुरूप निर्णय लिया, परंतु आप देखिए कि उसमें ये है कि फिर कहीं ना कहीं अगर आप ये कह रहे हो कि धर्म के आधार पर या फिर जाति के आधार पर राजनीतिक दल को फायदा तमाम पार्टियों ने उठाया, कांग्रेस ने भी उठाया, भाजपा ने उठाया, क्योंकि देखिए आप भले ही कह दीजिए हमारा देश का चुनाव आयोग कहता है कि धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगने चाहिए और हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। हमने 24 के लोकसभा चुनाव को देखा, किस प्रकार वोट मांगेंगे, किस आधार पर वोट मांगेगा और क्या मर्यादा, चुनाव में भाषा की जो मर्यादा थी उसे लांगा गया। तो ये महज कागजों में दिखावे की बात होती है। जो पार्टी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बैकफुट पर चले गए थे, तो कहीं ना कहीं अपनी जो हिंदुत्ववादी छवि थे तो उसको कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने ये फैसला लिया। आप देखिए कि लगातार NDA के जो घटक दल है, जो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, RLD, बिहार से JDU, इस चीज की नाराजगी जाहिर कर चुकी है, आलोचना इसमें और इसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि NDA के 3 घटक दलों ने भी इसको लेकर एक तरीके से अपनी नाराजगी जताई है कि ये ऐसे फरमान आप जारी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर ये खुद के जो अब हम बात कर रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव भी विधानसभा को लेकर उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में ये जो स्थिति बनी है इसको लेकर भी क्या इससे सरकार मतलब एक तरीके से
सशक्त हो पाएगी। अगर खुद के दलों में ही उनके लिए अंतर्विरोध पैदा हो रहा है ऐसे निर्णयों को लेकर, तो क्या इससे ठीक बैठ का आपका जो मैसेज है वो ठीक बैठ पाएगा क्या? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप भाजपा को देखें तो भाजपा का ये इतिहास रहा है कि जितने भी सहयोगी दल है तो उनके साथ वो बातें ज़्यादा नहीं सुनती। वो अपनी पार्टी लाइन है भाजपा की, तो उस पार्टी लाइन पे वो अपना निर्णय लेती है। आपने लोकसभा के जो टिकटों का बंटवारा देखा या फिर मंत्री पद का बंटवारा देखा, तो उसमें भी निश्चित रूप से स्पष्ट था कि भाजपा की ही चली है। आप भले ही कह लीजिए कि नीतीश नायडू के सहारे पर सरकार टिकी हुई है, परंतु वो तो सबको पता था, उन्हें 2-2 मंत्रालय दिए गए और उनमें से भी कोई इतने बड़े मंत्रालय नहीं थे जिसकी हवा हो सके देश में। तो कहीं ना कहीं भाजपा यही चाहती है उत्तर प्रदेश के अंदर, भले ही उन्होंने ये आदेश लागू किया। तो मैं एक ही मात्र वजह मानता हूँ, अयोध्या की हार, फिर बद्रीनाथ की हार। कहीं ना कहीं जो विचारधारा थी वो कमज़ोर पड़ती है और योगी आदित्यनाथ बैकफुट पे चले जाते हैं। तो फ्रंट फुट पे आने के लिए, फ्रंट पे खेलने के लिए एक ही नारा बचता, अपनी विचारधारा को मजबूत करना। और कांवड़ यात्रा सबकी एक आस्था है, तो आस्था को कहीं ना कहीं मजबूती देने के लिए, ताकि जो वर्ग भाजपा को वोट करता है उसको एक मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया। आपने कहा कि अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए, हमने देखा है पिछले कई सालों में जो भाजपा है उसका उदय भी एक तरीके से देखा जाए तो वो जो रथ यात्रा थी आडवाणी जी की, साथ ही साथ उनको लेकर जो राम मंदिर का उन्होंने मुद्दा उठाया, उसके बाद से एक तरीके से भाजपा उपजी। और वहाँ पर खैर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अच्छा काम किया सरकार में आकर, तो उसको लेकर भी उसके बाद भाजपा का एक तरीके से उदय हमें देखने को मिला। तो अनुराग, लेकिन अब जो बद्रीनाथ को लेकर, अयोध्या को लेकर जो वहाँ पर सरकार इसी राजनीति पर अपनी फेल होती हुई दिखाई दी, तो क्या उसी राजनीति को एक तरीके से उसकी डोज को दुगना कर देना, क्या ये ठीक बैठेगा? और क्या इससे फ़ायदा होगा या उल्टा ऐसा भी हो सकता है कि जैसा हमने देखा अयोध्या में, मतलब फैज़ाबाद में, और साथ ही साथ बद्रीनाथ में जिस तरीके की हार भाजपा को मिली, तो क्या उससे हम ये मान सकते हैं कि अगर इसकी डोज डबल भी कर दी जाए तो शायद इसका जो फ़ायदा है वो ना हो? देखिए, राजनीति में हर प्रयोग किया जाता है। वो प्रयोग भले ही सफल हो परंतु असफल हो, वो एक भविष्य की बात होती है। परंतु कहीं ना कहीं जो LK आडवाणी और अटल बिहारी का दौर था वो एक अलग दौर था, उनकी भाजपा एक अलग भाजपा थी। आज के दौर की भाजपा अलग है। कहीं ना कहीं देखिए, भाजपा के अंदर वर्तमान में नाराजगी है। मैंने आपसे पहले भी कई बार चर्चा की कि एक दौर था 14 से 24 तक भाजपा का, अब भाजपा का वो दौर खत्म हो चुका। अब दौर कहीं ना कहीं कांग्रेस का उदय आपको लगातार दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, किसी भी विचारधारा, देखिए एक ही मुद्दा 14 के अंदर चुनाव लड़ा गया, उसी मुद्दे पर, उसी विचारधारा के ऊपर तो मजबूत सीटें आई। 19 पे उसी विचारधारा पे चुनाव लड़ा गया तो मजबूत सीटें आई। 24 में लग रहा था कि अब तो राम मंदिर भी बन चुका है, अब तो और मजबूती के साथ आ गए। परंतु एक मुद्दा कितनी बार चलेगा? 14 में चल गया, 19 में, 24 में मुद्दा फेल हो गया। तो उसी मुद्दे को, उसी विचारधारा को वापस मजबूत करने की राजनीतिक पार्टियों का मकसद ये होता है कि वो कैसे कुर्सी हासिल करें। अगर आपके समाज में नफरत फैलती है तो फैले, आपके समाज में दंगे होते हैं तो हो, उन्हें राजनीतिक दलों से कोई मतलब। और ऐसे वर्तमान नहीं, आप भविष्य में देखिए कितने उदाहरण हैं। आप देखना रथ यात्रा में क्या हुआ था, आप देखिए मुजफ्फरनगर के दंगों में क्या हुआ था, आप कहीं के भी दंगे उठा के देख लीजिए, हरियाणा में किस प्रकार दंगे हुए। आप मतलब तमाम ऐसे परिस्थितियां रही राजनीति में पिछली बार, किसी भी स्टेट को उठा के देख लीजिए, दंगों की आग में जब जल के हैं तो कहीं ना कहीं शुरू से एक राजनीतिक पार्टी को फायदा हुआ है, दूसरी को नुकसान हुआ। जो सत्ता में रहते हैं उनको नुकसान होता है, जो विपक्ष में होता है कहीं ना कहीं उन्हें फायदा होता है। परंतु मैं, और यही स्थिति हमने एक तरीके से देखी लोकसभा चुनाव में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक तरीके से जो PDA का मॉडल था अखिलेश यादव का, साथ में राहुल गांधी भी उसको लेकर जुड़े साथ में, तो वहाँ पर जो भाजपा की मंडल की राजनीति थी उस पर कमंडल की राजनीति अखिलेश यादव की हावी होती हुई दिखाई दी। लेकिन निश्चित रूप से आप देखिए, मैं फिर कहूँगा कि बांटने का काम तो दोनों पार्टियां करती हैं, कांग्रेस और भाजपा। भाजपा ने धर्म के नाम पर बांटने का काम किया और कांग्रेस ने जाति के नाम पर। आपने देखा कि संविधान की कॉपियां लेकर इस प्रकार उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया था कि संविधान को लेकर, परंतु कांग्रेस भी कहीं ना कहीं संविधान को लेकर बैकफुट पर चली जाती है जब इमरजेंसी का जिक्र आता है, जब आपातकाल की बातें होती है। परंतु देखिए, अब जो बीत चुका हो तो बीत चुका, वर्तमान में जी रही है। तो अब सबसे बड़ी नरेंद्र मोदी के जो चार्मिंग थी, जो नरेंद्र मोदी का फैक्टर था, मोदी मैजिक की बात करें, वो खत्म हो चुका है। आप देखना उसमें लगभग 50% डाउनफॉल आ चुका है, 50% की गिरावट, और राहुल गांधी की छवि एक बार उभर रही है। और सबसे बड़ी वजह आप देखिए कि कांग्रेस के लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने जिस प्रकार शिव शंकर भोले भगवान की जो तस्वीर लहराई थी, तो आप उसे कैसे भूल सकते हैं? तो कहीं ना कहीं जब जिस पर विवाद मचा और उन्होंने कहा दिया कि भाजपा कोई पूरा हिंदू समाज नहीं है, RRS पूरा हिंदू समाज नहीं है, और प्रधानमंत्री को लेकर ताकि देखना
जिस विचारधारा पर पार्टी चलती है, तो कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को उसी विचारधारा पर बैकफुट पे लाने का कोशिश किया। अभी देखिए राहुल गांधी का इसको लेकर कोई इतना बड़ा बयान नहीं आया। अगर राहुल गांधी नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी का अनुराग इसको लेकर, देखिए प्रियंका गांधी एक अलग है, संवैधानिक है। प्रियंका गांधी महासचिव है कांग्रेस पार्टी की, ना वो सांसद है, ना वो कोई उनके पास ऐसा मंत्रालय है। वो सरकार में वो भी पहले ना रही जब कांग्रेस की सरकार थी। परंतु आप देखिए राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उनके पास अपना नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑपोजिशन का पद है, तो उनका बयान बहुत मायने रखता है। और वो भी आज के दौर में जो राहुल गांधी की छवि पहले से बहुत बदल चुकी है। अगर राहुल गांधी, क्या पता वो आपको आगे आने वाले समय में कांवड़ यात्रियों से मिलते हुए नजर आए, उनके सीवर कैंप में जाकर उनसे मिले और उनसे बातें करें, क्योंकि उनका अब लंबे समय से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ऐसा देखने को मिला। भारत जोड़ो यात्रा में देखा, अब आपने लोकसभा चुनाव के बाद देखा वो मणिपुर गए, और उसके बाद और कहीं हाथरस में जो हादसा वो वहाँ गए। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की जो छवि थी वो जननायक के रूप में कह लीजिए, जो जनता से जुड़ते हैं, तो उनसे मिल रही है। और प्रधानमंत्री लगातार अब सत्ता में है तीसरी बार, भले उनको सहारे पे। अच्छा अनुराग, आपने बात की कि जनता से जुड़े, क्या आप इस फैसले को इस तरह से देखते हैं कि ये जनता के लिए के हित में किया गया फैसला है, या फिर एक तरीके से देखा जाए कि इस फैसले की कोई ज़रूरत थी ही नहीं? देखिए, अगर कांवड़ यात्रा आज से तो नहीं चली आ रही, कांवड़ यात्रा तो पहले भी आती थी, और जब भी तो भाजपा की पिछले 6-7 सालों से उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो तब इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? और एक तरीके से ये भी कहा जाए, क्योंकि पहले भले ये देखा जाए कि मुजफ्फरनगर प्रशासन ने इसको लागू किया, बाद में स्वेच्छा उन्होंने एक शब्द ऐड किया इसमें, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। और दूसरी तरफ हरिद्वार में भी इसको लागू करने की उत्तराखंड सरकार की तरफ से की जा रही है प्रयास। तो ऐसे में देखा जाए तो अब प्रशासन की नहीं, अब ये सरकार की जवाबदेही बन चुकी है। देखिए, निश्चित रूप से अगर प्रशासन कोई फैसले लेता है तो उसका आदेश तो ऊपर से आता है। अगर मुख्यमंत्री जी चाहे, अगर सीएमओ चाहे, तो वो किसी भी फैसले को रोक सकता है या फिर किसी भी फैसले को लागू करवा सकता है। परंतु आप देखिए कि अगर राजनीतिक पार्टियां ऐसे फैसले लेंगी तो आप देखिए जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जनता दो प्रकार की टिप्पणियां इसमें आपको देखने को मिली, एक तो इनके समर्थन में है और एक इस फैसले के विरोध में है, क्योंकि यही लोकतंत्र है। आप कोई भी फैसला आता है तो उसकी आलोचना भी होती है और उसका समर्थन होता है। समर्थन करने वाले कहते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, अगर नाम लगवा दिया, पहले भी तो कोई दिक्कत था, फैमिली ढाबा, दिस ढाबा, दैट ढाबा, दिस एंड दिस, सो आप देखिए अगर नाम लिखने से क्या तकलीफ, उन्हें कोई तकलीफ है नाम लिखने से? अगर आप स्कूल में जाते तो आपका नाम लिखा जाता है, अगर आप किसी चीज़ के फॉर्म भरे जाते तो आपकी जाति पूछी जाती है, आपका धर्म भरा जाता है, उसमें आप पूछा जाता है आप कौन से धर्म से आते हैं, तो वहाँ कहीं भेदभाव नजर नहीं आता। तो उनका एक ये भी तरह का वहाँ भी तो भेदभाव होता है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो वही है, हर पक्ष के हर चीज़ के पक्ष में एक तर्क होता है और उसके विरोध में भी कहीं ना कहीं कुछ बातें होती है। परंतु मैं फिर कह दूं कि अगर ऐसे फैसले लेने का एक ही मात्र मोटिव है, वो मोटिव है राजनीति की विचारधारा। जो योगी आदित्यनाथ को लगता था कि भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद बैकफुट पे चलेगी, अपनी विचारधारा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसे प्रभावी बनाने के लिए विधानसभा के जो उपचुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, उसमें इस चीज़ का प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर इस उपचुनाव में विपक्ष कम सीटें लाता है सत्ता पक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं फिर भाजपा के लिए एक संजीवनी की तरह होगा कि योगी आदित्यनाथ फिर फ्रंट पे आ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुराग खैर। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपनी राय इस फैसले को लेकर, कि आप लोग इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि समाज में इसको लेकर दो धड़े हैं। जो एक ये फैसला कहता है कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है, और दूसरा ऐसा धड़ा है जो कहता है कि ये फैसला बिल्कुल गलत है। आप भी ये बताएं। मैंने पहले भी कहा कि पेड़ का कोई धर्म नहीं, किसी सब्जी का कोई धर्म नहीं, किसी फल का कोई धर्म नहीं। बहुत शुक्रिया। ये है नई सोच। नमस्कार।